स्टूडेंट्स, कल हम संरचना को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने संरचना को अवस्थित रूप में या संरचना स्ट्रक्चर एज लोकेशन को हमने समझने का प्रयास किया है और उसके बाद में आज हम जो समझने का प्रयास करेंगे, आज हमारा उद्देश्य है संरचना को संगठन के रूप में किस प्रकार से समझा जा सकता है। हमने संरचना को अवस्थिति में देखा, संरचना को भूमिका के रूप में देखा, स्ट्रक्चर एज रोल। टुडे वी विल ट्राई टू सी स्ट्रक्चर एज एन ऑर्गेनाइजेशन। संरचना एक संगठन के रूप में एवं संरचना भूमिकाओं के अध्ययन के रूप में भिन्न अर्थ रखती है। सामाजिक संबंधों एवं संरचनात्मक संबंधों में अंतर है। सामाजिक संबंध वे दृश्यगत संबंध है जो कि मूर्तकर्ताओं के मध्य स्थापित होते हैं और जिनका आनुभाविक साधारणीकरण यानी कि एम्पिरिकल जनरलाइजेशन संभव है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम संरचना को संगठन के रूप में परिभाषित करने का या समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ हम यह भी देख रहे हैं कि इससे अंतर्गत जब हम संरचना को संगठन के रूप में देखते हैं तो हम उसको संरचना को भूमिका के रूप में देखने का जो हमने प्रयास किया था उससे इसके पूर्णतया भिन्न है। संरचना संगठन के रूप में और संरचना भूमिका के रूप में दोनों अलग अलग नज़रिया या दृष्टिकोण रखती है। और ये दृष्टिकोण किसके आधार पर है, ये सामाजिक संबंधों और संरचनात्मक संबंधों में जो अंतर है उसके आधार पर संगठन और भूमिका के अंदर हमें अंतर दिखाई देता है। समाजशास्त्रियों ने कहा सामाजिक संबंध कौन से होते हैं। सामाजिक संबंधों की प्रकृति मूर्त होती है, दृश्यगत यानी विजिबल होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जिन्हें हम कर्ता कहते हैं उनके बीच में होती है। एक कर्ता होता है जिसको आप ईगो कहते हैं, एक ऑल्टर होता है जिसके प्रतिक्रिया की जाती है। और ये दोनों मूर्त हैं क्योंकि व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी मूर्त है उसका आनुभाविक अध्ययन किया जाना या आनुभाविक साधारणीकरण किया जाना हमारे लिए संभव है। संरचनात्मक संबंध सतह पर प्रत्यक्ष नहीं होते। यहाँ पर अब हम अंतर कर रहे हैं कि सामाजिक संबंध में और संरचनात्मक संबंध में क्या अंतर है। संरचनात्मक संबंध जो हैं वह सतह पर प्रत्यक्ष नहीं होते। सामाजिक अंतःक्रियाओं में उनका एकदम से उनको पहचान पाना कठिन होता है। आपने देखा कि जब हम सामाजिक संबंध की बात करते हैं तो उनको पहचानना बहुत आसान है क्योंकि वहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संबंध है जिन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम संरचनात्मक संबंधों की बात करते हैं वे अमूर्त होते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। उनकी अंतःक्रिया भी दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है, उनको पहचानना हमारे लिए बहुत कठिन है। अगर हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि एक कारखाने से दूसरे कारखाने में उत्पादन अधिक क्यों होता है, ये यदि हम जानने का प्रयास करें तो हम उस कारखाने में व्यक्तियों के बीच होने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर सकते हैं। इन सामाजिक संबंधों के नीचे एक संरचना होती है। यह संरचना उस कारखाने की कार्य के संगठन करने की विधि से जुड़ी हुई है, अर्थात कारखाने की संरचना का एक स्वरूप सामाजिक संबंधों से मुक्त है। काम किस तरह से कारखाने में व्यवस्थित किया गया है यह संगठन का स्वरूप है। उत्पादन के भेद का कारण यह हो सकता है कि जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया एक कारखाने में केंद्रित हो सकती है और दूसरे में भी केंद्रित हो सकती है। यहाँ हम इस उदाहरण के द्वारा क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण के लिए हमने दो इंडस्ट्रीज ली हैं, दो कारखाने लिए हैं, कारखाना ए और कारखाना बी। एक कारखाने में एक इंडस्ट्री के अंदर उत्पादन अधिक हो रहा है और एक में उत्पादन कम हो रहा है। यदि हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो हम वहाँ के व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन उन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करके उत्पादन की मात्रा में अंतर क्यों है वह हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना होगा, हमें उस कारखाने के संगठन को समझने का प्रयास करना होगा। अब कारखाने का संगठन से मतलब क्या है, जो दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है वह तो ऊपर मूर्त है, ऊपरी तौर पर हमें दिखाई देती है। लेकिन थोड़ा और गहराई से देखें तो वहाँ पर एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था भी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जिसको हम संरचना कहकर संबोधित कर सकते हैं।
क्योंकि ये सामाजिक संबंधों की नीचे की एक व्यवस्था, क्योंकि संबंध बनते कैसे हैं वह एक संरचना के ऊपर आधारित होते हैं, तो उसको जानना या उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तो यह संरचना उस कारखाने के कार्य के संगठन करने की विधि से जुड़ा होता है। संरचना वे नियम होते हैं, वे व्यवहार करने के निर्धारित तरीके होते हैं जो उस संगठन में या उस संरचना पे पूरी तरह से लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एक कारखाने के अंदर निर्णय लेने की संरचना कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार का ऐसा संगठन बना हुआ है जहाँ पर निर्णय कैसे लिया जाता है, हमें ये जानना होगा। क्या निर्णय केवल एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है या बहुत सारे व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं, या अगर एक ही व्यक्ति निर्णय ले रहा है या कुछ ही व्यक्ति निर्णय ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता केंद्रित है। और यदि वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करके निर्णय लेते हैं तो हम कहते हैं विकेंद्रित है। और हो सकता है अध्ययन में ये पाया जाए कि जहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने का जो तरीका है वह विकेंद्रित है, वहाँ पर उत्पादन की मात्रा अधिक हो सकती है। तो ये हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संरचना का संगठनात्मक स्वरूप। यह जो वास्तव में अंतःक्रिया हो रही है, मूर्त रूप से जो हमें दिखाई दे रही है, उसके आंतरिक सतह के ऊपर हमें इसका स्वरूप दिखाई देता है। ये कहना चाहिए आइसबर्ग की तरह। टिप पर जो आइसबर्ग के ऊपर दिखाई देता है वो तो होता है मूर्त रूप, लेकिन उसका 90% हमें अंदर होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, उसको हमें देखना पड़ता है। तो संरचना का संगठनात्मक स्वरूप भी इसी प्रकार से गहराई में होता है। गहन अध्ययन कर ही हम उसके संगठन को जान सकते हैं। सामाजिक संबंधों कर्ताओं के मध्य व संरचनात्मक संबंध संगठनों के आयामों के मध्य परस्पर विभेद करता है। मेह्यू के कथन को बल प्रदान करता है। मेह्यू ने कहा है कि सामाजिक संबंध किसके बीच में, कर्ताओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में। और संरचनात्मक संबंध किसके बीच में पाया जाता है, जो संरचना के संगठन हैं, उन संगठनों के आयामों में परस्पर के मध्य जो संबंध होते हैं उन संबंधों में पाया जाता है। और यही बात मेह्यू ने भी अपने अध्ययन के अंतर्गत कही है। एक व्यक्ति के सामाजिक संबंध उसकी परिस्थिति के आधार पर निर्मित होते हैं। व्यक्ति को सामाजिक संबंध निर्माण करने की स्वतंत्रता भी संरचनात्मक विकल्पों के आधार पर प्राप्त होती है। अतः संरचना का अर्थ सामाजिक संगठन के रूप में लिया गया है। यहाँ पर ही समझ लीजिए कि व्यक्ति को सामाजिक संबंधों के निर्माण करने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति अपने परिस्थिति के आधार पर संबंध स्थापित करता है। ये तो आप लोग प्रारंभ से कर रहे हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध बनते हैं, चाहे वो माता पिता और संतान के संबंध हो, भाई बहन के संबंध हो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो, कोई भी सामाजिक संबंध है वह परिस्थिति के आधार पर होता है। केवल स्वयं की परिस्थिति नहीं, जिसके साथ आप अंतःक्रिया कर रहे हैं उसकी परिस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। और ये दोनों परिस्थितियों के आधार पर ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और ये इसके अंतर्गत किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसमें संरचनात्मक विकल्प महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार की संरचना होगी उस प्रकार के संबंधों का निर्माण होगा। अतः संरचना का अर्थ सामाजिक संगठन के रूप में भी लिया गया है। इसके अंतर्गत भूमिका पालन के स्थान पर दूसरे आयामों को महत्व दिया जाता है। जब भी आप संगठन की बात करते हैं तो वहाँ भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संरचना के निर्माण करने वाले जो विभिन्न आयाम हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये आयाम अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने बताया, निर्णय लेने की क्षमता केंद्रित है, विकेंद्रित है, यह हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र है, जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ पर सामाजिक संबंध अलग प्रकार के होते हैं, और जहाँ मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वहाँ पर हमारा व्यक्तित्व अलग तरह का होता है, हमारे संबंध अलग प्रकार के होते हैं। अतः जब सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन के रूप में देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन नियमों और विधियों का स्वरूप उभरता है जो कि किसी संगठन में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पर जब भी आप संरचना को संगठन के रूप में देखते हैं तो याद रखिएगा, हम संगठन की जब हम बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय नियमों और व्यवहार करने के उन तरीकों से है जो जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो नियम पाए जाते हैं उसको हम संरचना का संगठन कहकर संबोधित करते हैं। अब हम करेंगे संरचना का वितरण के रूप में, यानी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ स्ट्रक्चर कैन बी एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अमूर्तता के स्तर पर सामाजिक संरचना का विचार व्यवस्थापन और वितरण से जुड़ा है। व्यवस्थापन यानी व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना। यह स्थिति, इस स्थिति में संरचना का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक पदों के व्यवस्थापन एवं व्यक्तियों का उनमें वितरण के आधार पर होता है। इसके अंतर्गत सहयोग, सत्तात्मकता एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को पदों के व्यवस्थापन के आधार पर समझा जाता है। साथ ही इस आधार पर कि व्यक्तियों का इन स्थितियों में किस तरह वितरण हुआ है। वितरण यानी व्यक्तियों को पद कैसे प्राप्त हुए हैं। इस तरह का सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि उदाहरण के लिए कि श्वेत जाति, जिन्हें हम वाइट्स कहते हैं, श्वेत प्रजाति के लोगों के बहुत कम अश्वेत मित्र क्यों होते हैं, अध्ययन किया गया। हालांकि ये माना जाता है कि श्वेत जाति के लोग प्रजाति दुराग्रह से ग्रस्त नहीं होते। अब ये बात सत्य नहीं है। अब हम आए दिन वेस्टर्न कंट्रीज से इस तरह के उदाहरण सुनने को, इस तरह की घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं जहाँ पर ये दुराग्रह देखने को मिलता है, पर अमूमन ये माना जाता है वाइट्स आर नॉट प्रेजुडिस्ड। तो ऐसे में संरचनात्मक वितरण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि श्वेत लोगों की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं है कि श्वेतों से वे मित्रता निभा सकें या सभी श्वेत से वे मित्रता न कर सकें। यहाँ पर मत अभिप्राय क्या वितरण का, यहाँ पे अभिप्राय यह है कि कितने पॉपुलेशन कितनी है, कितनी कैटेगरीज में लोगों को विभाजित किया गया है। संरचना के वितरण के अर्थ के आधार पर मात्र वर्गीकृत संख्या के आधार पर सामाजिक व्यवहार को समझा जा सकता है। जब हम संरचना को वितरण के रूप में देखते हैं तो हमारा ध्यान लोगों की भूमिका पालन की प्रक्रिया से नहीं अपितु उनके पदों एवं स्थितियों के आधार पर स्पष्ट होता है। व्यक्तियों का व्यवहार उनके पदों का दूसरे पदों के साथ संबंधों के द्वारा स्पष्ट होता है। सामाजिक वर्ग का प्रभाव दूसरे वर्ग पर कैसे पड़ता है, कैसे सामाजिक संबंध बनते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत व्यवहार एवं व्यक्तिगत कारण महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। यहाँ पर कारण क्या है, यहाँ प्राथमिकता संरचना को दी जाती है, व्यक्तियों के विश्वास या अभिवृत्तियों को नहीं। यहाँ पर हम संरचना के वितरण की जब हम बात करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा अभिप्राय किससे है। हमारा अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रकार के पदों के व्यवस्थापन और वितरण से है। किस प्रकार लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, किस प्रकार पदों को वितरित किया गया है और उनके आधार पर व्यक्तियों को ये पद कैसे प्राप्त होते हैं, उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है। संरचना को जब हम वितरण के रूप में देखते हैं तो भूमिका पालन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु उनके पदों की स्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। जब हम वितरण शब्द का प्रयोग करें तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर संरचना में भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, परिस्थिति महत्वपूर्ण है। परिस्थिति का वितरण किस प्रकार से हुआ है, परिस्थिति कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से लोगों को सत्ता प्राप्त होती है, किस प्रकार से व्यक्ति अपनी परिस्थिति के आधार पर अंतःक्रिया करते हैं, ये सब परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। तो संरचना को जब हम परिस्थिति के संदर्भ में देखते हैं तो हम कहते हैं संरचना को हम वितरण के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर वितरण में परिस्थिति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के द्वारा निर्वहन किया गया भूमिका या व्यक्तिगत व्यवहार या उसका व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम देखेंगे संरचना एक जाल के रूप में, स्ट्रक्चर एज अ नेटवर्क। संरचनात्मक समाजशास्त्र का वास्तविक केंद्र साकल्य का अध्ययन करना है, ये हम बार बार कह रहे हैं। संरचना किसका होलिस्टिक अध्ययन करती है, टोटलिटी का अध्ययन करती है। ये किसी एक पद अथवा उन पदों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन नहीं करती। साकल्य का अर्थ अधिक स्पष्ट तब होता है जब संरचना को सामाजिक संगठन एवं सामाजिक वितरण के रूप में विवेचित किया जाए। पर कुछ समाजशास्त्री मानते हैं संरचना को जब हम एक जाल के रूप में देखते हैं तब भी साकल्य का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होता है।
जाल के द्वारा किया गया विश्लेषण व्यक्तियों की भूमिका पालन की स्थिति से अधिक विस्तृत है। जाल का मतलब यहाँ भूमिकाओं के साथ में नहीं है कि व्यक्ति भूमिका का पालन कैसे कर रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि भूमिका विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं का मात्र योग है। जब हम भूमिका पालन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं का पालन करता है और भूमिका पालन का कुल योग व्यक्ति है, जबकि जाल का विश्लेषण के अंतर्गत व्यक्ति संबंधों के विभिन्न जालों का योग है। विभिन्न जालों का यानी व्यक्ति के जीवन में एक जाल नहीं है, बहुत सारा नेटवर्क है। यदि हम परिवार के संदर्भ में देखें तो परिवार के अंदर बहुत सारे संबंध होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर हम अगर परिवार से हट इतर होकर नातेदारी देखते हैं तो नातेदारी प्राथमिक परिवार हुआ, फिर हमने देखा प्राथमिक परिवार के बाद नातेदारी आती है, उसमें संबंध देखते हैं। परिवार देखते हैं तो हम वैवाहिक परिवार देखते हैं और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन और फैमिली ऑफ ओरिजिन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि बच्चा बड़ा होने लगा है, स्कूल जाता है, स्कूल में उसके संबंध है, मित्र समूह है, दुकान है, अस्पताल है, जहाँ भी जाता है वहाँ उसके संबंध बनते हैं। ये हर जगह उसके जो संबंध बनते हैं उन्हें हम संबंधों का जाल कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं व्यक्ति संबंधों के विभिन्न जालों का कुल योग है। सामाजिक जाल की धारणा व्यक्तियों के उस योग से जुड़ी हुई है जिसके अंतर्गत उनके अनेक प्रत्यक्ष सामाजिक संबंधों की कड़ियाँ होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम सामाजिक जाल की बात करेंगे या उससे सामाजिक जाल की अवधारणा की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्यक्ति जब भी सामाजिक संबंधों को बनाता है तो उसकी बहुत सारी कड़ियाँ बहुत सारे सामाजिक जालों के साथ में जुड़ी होती हैं। अगर हम संबंधों के जाल को समझना चाहते हैं तो हम माइग्रेशन के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे किसी एक गांव से एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति दूसरे शहर में जाते हैं, नौकरी करते हैं और उसके बाद वो वहाँ जाने के बाद अपने गांव से अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, फिर वे रिश्तेदार अपने और रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, तो ये क्या हुआ? संबंधों का जाल है। इसी तरह विदेश जाते हैं, कनाडा का यदि हम उदाहरण दें, कनाडा को मिनी पंजाब क्यों कहते हैं? प्रारंभ में कुछ सरदार वहाँ पर गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को, इस तरह से कड़ी बनती चली गई, संबंधों का जाल बुनता चला गया और वहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, सरदार लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि ये जो संरचना है वह जाल के माध्यम से समझी जा सकती है। संबंधों की जाल की अवधारणा सामाजिक संबंधों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कुलक से जुड़ी है जो कि व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। अब ये संबंधों का जाल किसको कह रहे हैं? संबंधों का जाल वह है जो व्यक्ति के इर्द गिर्द होता है, प्रत्यक्ष संबंध और अप्रत्यक्ष संबंध। कहीं ना कहीं हम इन सब से जुड़ के हम इन संबंधों का निर्माण करते हैं। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर दी गई परिभाषा है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से औपचारिक संबंध जाल अधिक अमूर्त होते हैं और उनका केंद्र व्यक्ति न होकर साकल्य होता है। जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के जाल की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संरचना का साकल्य महत्वपूर्ण है। ये संबंध जो कि निर्मित हो सकते हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वे जो हो चुके हैं। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वे संबंध जो कि निर्मित हो सकते हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि हो चुके हैं। यहाँ पर जब हम संबंधों के जाल की बात करते हैं तो वर्तमान में जितने संबंध हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन भविष्य में कौन कौन से संबंध निर्मित हो सकते हैं वह भी उतने ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से संबंध जालों की विशेषताओं के बारे में सैद्धांतिक निरूपण संभव है जिसका अमूर्तीकरण साकल्य के संबंध में किया जाता है। वह एक संबंध जाल को दूसरे संबंध जालों से जोड़ना भी संभव हो पाता है। इस दृष्टिकोण से जाल की अवधारणा निहित संरचना को महत्व देती है, न कि सामाजिक संबंधों को। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। समझना क्या है? एक संबंध जाल दूसरे संबंध जालों से इनको एक दूसरे के साथ जोड़ पाना हमारे लिए संभव है और इस दृष्टिकोण से जाल की अवधारणा निहित संरचना को महत्व देती है। अब जो संबंधों का जाल बनेगा वो संरचना के आधार पर बनेगा, सामाजिक संबंधों के आधार पर नहीं बनेगा।
यहाँ पर संबंधों के जब हम संबंधों के जाल की संरचना की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है, उन नियमों से है जिसके आधार पर इन संबंधों का निर्माण हो सकता है। पारस्परिक बंध यानी टाइज सामाजिक संबंधों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसका अर्थ यह है कि जाल की दो स्थितियों में संरचनात्मक तुल्यता है और उनके सामाजिक संबंधों के प्रतिमान अन्य स्थितियों के स्वरूप है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि जब भी हम पारस्परिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। वहाँ पर क्या महत्वपूर्ण होता है, जाल की दो स्थितियों में संरचनात्मक तुल्यता। दोनों की संरचनात्मक तुल्यता क्या है, उसमें समानता है या नहीं, उसी के आधार पर संबंधों का निर्माण हो सकता है। तुल्य स्थिति वाले व्यक्ति यानी इक्विवेलेंट स्टेटस वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे परस्पर कभी मिले हों अथवा एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानकारी रखते हों, लेकिन दोनों का इक्विवेलेंट स्टेटस है तो ना मिलने पर भी उनके बीच में संबंधों का निर्माण हो सकता है। साकल्य की कल्पना संदर्भ के अनुरूप होती है। किसी भी भूभाग में सभी कर्ताओं का एक स्थान पर होना, सभी कर्ताओं का एक समान सहभाजित लक्ष्य इत्यादि साकल्य के उदाहरण हो सकते हैं। इकाइयाँ अथवा संगठन हो सकते हैं, इकाइयाँ व्यक्ति अथवा संगठन हो सकते हैं। यहाँ पर जब हम साकल्य की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम जाल की बात करते हैं, सामाजिक संबंधों सामाजिक संरचना को जाल के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि एक सी परिस्थिति वाले लोग कभी मिले हों, एक दूसरे को जानते हों, एक ही स्थान से हों, लेकिन चूंकि उनका इक्विवेलेंट स्टेटस है तो उनके बीच में संबंधों का जाल बन जाता है। तो यही जाल जो है, इनको हम संरचनात्मक जाल कहकर संबोधित करते हैं। सामाजिक जीवन को संबंध जालों के आधार पर समझने की प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार में निहित उन दबावों की परिकल्पना होती है जो सामाजिक संबंधों के आधार पर बनते हैं। संबंध जालों के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत गुटबंदी एवं अभिजात्य वर्ग के भिन्न भिन्न स्वरूप सम्मिलित हैं। संबंध जाल संरचना के माध्यम से किए गए विश्लेषण में साकल्य के भागों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण के अंतर्गत प्रतिमानों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाल के विश्लेषण के अंतर्गत 3 तरह के प्रश्नों को महत्व दिया गया है। कर्ता पर उसकी जाल की अवस्थिति क्या, लोकेशन क्या है, जाल संरचना के साकल्य का कर्ता के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक जाल का दूसरे जाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना को अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इसको हमने समझने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों ने जब सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की बात की तो इन्होंने समाज, सामाजिक व्यवस्था और फिर संरचना की बात की है। और जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना को हम संरचना के रूप में, संरचना को अवस्थिति के रूप में, भूमिका के